अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए या नई हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए? आइन मुकद्दम है या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुकद्दम है? इस मामले पर सियासी जमातों की राय भी डिवाइडेड नज़र आ रही है। PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी ये चाहती हैं और इस बात पर जोर दे रही हैं कि 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में इंतखाबात हो जाने चाहिए, मगर नून लीग, MQM और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ये कहती नज़र आ रही है कि शफाफ इंतखाबात के लिए भाई नई हल्का बंदियाँ तो ज़रूरी हैं। तो सियासी जमातों के दरमियान ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्या इंतखाबात में ताख़ीर का बायस बन सकता है? और अगर सब अपनी अपनी अपीलें सुप्रीम कोर्ट ले जाती हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राव खालिद साहब और नजमुल साकिब साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि MD ताहिर जर्राल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, एक तरफ सियासी जमातों में इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ सदर और इलेक्शन कमीशन में इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये इख्तिलाफात फ्यूल ही करेंगे मज़ीद और इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते चले जाएंगे? देखिए, जो तो बहाने बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हम देख रहे हैं पंजाब और KP के इलेक्शन से लेके तो अब तक जो सूरत हाल पैदा हुई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो बड़ा हमें वाज़ेह नज़र आता है कि वो तो भी हल्का बंदियों के नाम पे कभी एक ही वक्त में तमाम इलेक्शन होने चाहिए, कभी सिक्योरिटी मुयसर नहीं है, कभी साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, कभी गवर्नमेंट कहती है हम फंड नहीं दे सकते। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मिला के वो उनके पास इतने बहाने आ चुके हैं कि वो अभी 6 महीने 8 महीने और गुजार सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, उसमें PTI के अलावा बाकी जितनी जमातें हैं उनका रवैया बहुत ही मुनाफिकाना रहा है थ्रू आउट। जब KP और पंजाब की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो देखें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी फ़ंड देने हैं कि नहीं देने, हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है या नहीं है। फिर उन्होंने तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि तारीख आप देंगे इलेक्शन की। तो वो जितने हीले बहाने हो सकते थे उन्होंने किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने तारीख भी दी, ये अलग बात है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके क्योंकि सारी वो कहते पूरा जो पूरे का पूरा जो पैराफर्नेलिया वो जब आपके खिलाफ डट जाए, सिक्योरिटी हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उनके पास तो कोई फोर्स नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करे इस चीज़ को। ऑर्डर ही दे सकते हैं जिसकी मॉरल अथॉरिटी भी होती है, आइनी अथॉरिटी भी होती है, लेकिन ये बिला वजह से ताख़ीर की जा रही है। और एक जो हल्का बंदियों का पर्टिकुलरली है, वो एक प्री पोल रिगिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें आप हल्के को इस तरह तराश करते हैं कि जिसमें आप डिज़ायर्ड रिजल्ट लेने के लिए जो सपोर्टर हैं ख़ास किस्म के, वो एक जगह पे जमा कर देते हैं, जिससे बड़ा एडवांटेज आपको होता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक वो भी हो सकती है। एक जो बिल्कुल नया फिनोमेना पिछले कुछ दिनों से आ रहा है सामने, वो सुनने में आ रहा है, वो ये है कि बुनियादी वजह इलेक्शन में ताख़ीर की PTI की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, चेयरमैन PTI की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बुनियादी वजह जो ताख़ीर की है वो है कि अभी वो इंतज़ाम नहीं हो पा रहा जिससे नवाज़ शरीफ साहब वतन में वापस आ जाएं और उनके सारे केसेस वगैरह ख़त्म हो जाएं और वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी जो तहरीक है उसको चला सके। राव खालिद साहब, ये नवाज शरीफ तो उसके लिए कुछ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। और कैंडिडेट नहीं है जिसके बलबूते पे इलेक्शन में जाया जा सके या जो कुछ वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट कर सके? इतना इन्हिसार क्यों है नवाज शरीफ पर? देखिए, हमारे यहाँ मैंने पहले भी जिक्र किया था, कहतुर रिजाल जो ओवरऑल लीडरशिप की कमी ख़ास तौर पे पूरी हमें हुई है। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई तो उसके बाद ले दे के नवाज शरीफ साहब ही बचे थे एक नेशनल लीडर के तौर पे, जिनको आप रिकग्नाइज़ करते हैं या करते थे। जी जी। अब दूसरे जो है वो चेयरमैन PTI हैं एज नेशनल लीडर, वो एमर्ज हुए हैं। बड़ी कोशिश की गई मोहतरम बिलावल साहब को नेशनल लीडर के तौर पे उनको पेश करने की, सारा कुछ किया गया, लेकिन उनकी जो कह लें कि वोटर सपोर्ट है वो बड़ी लिमिटेड है। आप कह लें कि वो देही इलाकों तक सिंध के है, उसमें उसकी बुनियाद पे या कराची की बुनियाद पे वो इतनी सपोर्ट बस्टर नहीं कर सकते इलेक्टोरली भी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। शायद वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हो प्राइम मिनिस्टरशिप के, ये इम्कान हो सकता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि वो उनके पास उतनी सीटें पार्लियामेंट में या वोट उतने नहीं है कि वो उस तरह से कर सके। तो ले दे के अब हमारे पास 2 लीडर बचते हैं
जिनको हम सेफली कह सकते हैं कि नेशनल लेवल के लीडर हैं वो। नवाज शरीफ ऑफ कोर्स हैं वो, इतना सब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हमारे, और नो डाउट उन्होंने बड़ी बड़ी सपोर्ट रही उनकी, अब कम हो चुकी है, उसकी बहुत सी वजूहत है, कम होने की भी उनकी अपनी गलतियाँ बहुत सारी, उसमें कुछ उनके साथ ज्यादती भी हुई है। दूसरे लीडर हमारे पास पीटीआई के चेयरमैन हैं, तो ये 2 एक नेशनल लीडर के तौर पर हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो तो फिर आप कोई अरेंजमेंट करके ही उनके लिए कुछ राह हमवार कर सकते हैं। नून के हवाले से ये है कि अगर वो पंजाब में आके वो कैंपेन करते हैं, कोई अच्छी अपनी कैंपेन चला लेते हैं, अच्छे वोट ले लेते हैं, सीटें निकाल लेते हैं, 60, 70, 80 सीटें पंजाब से निकाल लेते हैं, इस तरह से उनको केपी में भी थोड़ी सी उनकी है प्रेजेंस, वो करके बाकी कोलिशन पार्टनर जैसे पहले उन्होंने पीडीएम ने मिलकर बनाई थी, इस तरह की एक हुकूमत वो बना सकते हैं जो एक असेसमेंट की जा रही है। तो वो यकीनन इस वक्त अगर पीटीआई के मुकाबले में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी या कैंडिडेट हो सकता है तो वो नवाज शरीफ को ही तस्वुर किया जाता है। ये और बात है कि जब वो आएंगे उनको पता चलेगा कि ये 90s की अब वो दौर नहीं रहा, रियलिटीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब ये 2023 का जो है ना पाकिस्तान, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो और बात है कि आके उनको किस किस्म की मुश्किलात का या किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होगा। लेकिन सरे दस्त अगर हम ऐसे बनज़रे गायर जायज़ा लें सूरत हाल का, तो उसमें वो एक नेशनल लीडर के तौर पे चैलेंज करते हुए पीटीआई को नज़र आते हैं। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो ये इत्तलात आ रही हैं कि शायद आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन कोई तारीख अनाउंस कर दे। फिर सदर की तरफ से भी इस तरह की इत्तलात आ रही हैं कि वो भी फुल एक्टिवेट हो चुके हैं कि अपनी जो अथॉरिटी है वो यूज़ करते हुए, आइनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए वो भी कोई इलेक्शन की तारीख दे दें। अगर ये दोनों तारीखें एक साथ आ जाती हैं फिर क्या होगा? मामला क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल कर पाएगा? कोई कंसेंसस डेवलप हो सकेगा या फिर आइनी बहरान है? नवीन, सबसे पहली तो बात ये है कि इलेक्शन की कोई तारीख अभी तक आई नहीं है। दूसरा जो एक मखमसा खड़ा होगा वो बाद में कि फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन की कोई तारीख पे इत्तेफाक राय हो जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि उस दिन हो जाएंगे, और उससे कुछ दिन पहले कुछ ऐलानात नहीं होंगे जी कि बवजूह इन वजूहात की बिना पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी करने पड़ गए। अच्छा, ये भी तो ये एक लामतनाही सिलसिला है, ये चलता रहेगा। अच्छा, अभी देखिए, ये जो आपने बड़ी मज़ेदार बात की, राव साहब ने बड़ा अच्छा यानी इसका तज्जिया किया है। सियासी जमातों को अगर इलेक्शन जल्दी कराने की पड़ी होती, मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, सारी सियासी जमातों जी, अगर उनको इलेक्शन जल्दी कराने की पड़ी होती या उनको इलेक्शन की कोई डेट चाहिए होती तो इस वक्त वो सड़कों पे होते। मुझे ये बताइएगा कि सवाए बयानबाजी के हो क्या रहा है, और इतने दिन हो गए हैं, इतना अरसा हो गया है, हमें तो कोई ऐसी, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूं कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो स्क्रीन पे आएंगे और कहेंगे मेरी पार्टी ये चाहती है कि फलां दिन इलेक्शन होंगे और मैं ये चाहता हूं वगैरह वगैरह। बयान ही मुझे इंतज़ार है मोहतरम नवाज शरीफ साहब का कि वो स्क्रीन पे आएंगे और बजाय इसके कि उनके बारे में बात हो कि वो कब आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे, वो कहें जी मुल्क में इलेक्शन होने हैं और मेरे ख्याल में ये डेट होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ आप बाकी पार्टियों को भी देख लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान कहाँ पे हैं, ये बाकी लोग कहाँ पे हैं जिन्होंने के बढ़ चढ़ के कहा था कि जी महंगाई के खिलाफ ये कर देंगे वगैरह वगैरह। अब ये है कि ये मेरा इंतजार जो है ये कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज वाज़ेह नजर आ रही है और वो ये है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं रामीन जी, मैं और राव साहब आपके साथ बैठ के, इस वक्त तक मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बशमूल पीपल्स पार्टी के मुझे ना तैयार नजर आ रही है इलेक्शन के लिए, और ना ही मुझे ये लग रहा है कि उनको कोई पड़ी हुई है कि किसको पड़ी हुई है, क्या वजह है? पाकिस्तानी अवाम को पड़ी हुई है। नजमुल साकिब साहब, क्या वजह किसको पड़ी हुई है? कि सियासतदान ही तैयार नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। जी, क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि उसकी कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे आप मुस्लिम लीग नून को लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी जो इस वक्त जो है, जिसका कि एक मकबूल लीडर है और हिसाब किताब है, क्या उनको ये जो पिछली हुकूमत 15 महीने की है उसकी कारकर्दगी उनको पता नहीं है? और जो सत्यानाश हो गया है उनकी गुडविल का,
उनको नहीं पता। और वो जो पंजाब जिसके बलबूते पे वो कहते थे जी कि पंजाब तो साडा है, अब उसमें कितनी रह गई गुंजाइश, तो वो हवा का रुख देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, सिंध में जो उनका हिसाब किताब है वो तो रहेगा, वो तो वहां के रहने वालों की मजबूरी है। अब पूरे पाकिस्तान में बाकी रह गई आपकी जमातें, यानी पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो पीटीआई के पास सबसे जो सही मौका था इलेक्शन करवाने का। आप नोट कीजिए कि जब ये जाने लगे थे इमरान खान साहब, तो उस वक्त इनके पास एक ऑप्शन थी, ये असेंबली तहलील कर देते, इलेक्शन का ऐलान करते। उन्होंने नहीं किया और ये एक बहुत बड़ी गलती हुई उनसे। वो अगर उस वक्त कर देते, अब तक इलेक्शन हो चुके होते। अब आइए इस वक्त की सूरत हाल। इस वक्त जो है उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि 9 मई हो चुका है। 9 मई के बाद की सूरत हाल, वो जिस तरह पहले कहते थे ना, फॉरेस्ट गंप से पहले और फॉरेस्ट गंप के बाद, 9/11 से पहले और 9/11 के बाद, राव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बदल चुकी हैं। और मैं आपको एक बात वसूख से बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी सियासी हमारी जमातें हैं, उनको वाकयातन सही इहाता नहीं कर पा रहे किस तरफ चलनी है ये हवा। हाँ, जिन्होंने आना था और उन्होंने आके इलेक्शन कराने थे, डेट लेनी थी, वो हैं केयर टेकर्स। तो उनको तो शायद ये कहा गया है कि जितनी देर मर्जी रहें आप। उन्होंने आते ही कह दिया इलेक्शन की बात हमसे मत कीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा। ओ बाबा, आपका तो काम ही सिर्फ एक है, आपने इलेक्शन करवाने हैं, फेयर एंड फ्री अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये मैंडेट आपका है, आप इसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। और वो बाकी बातें जो हैं, जितनी मतलब बिजली के बिल, ये वो सारा कुछ, ये दाएं बाएं करके, भाई आप इलेक्शन की बात कीजिए। इलेक्शन कमीशन से आपने, मुझे अच्छा लगेगा काकड़ साहब जो हैं वो ये बुलाएंगे इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे कहेंगे कि बाबा, ये हल्का बंदियों को पहली दफा इलेक्शन करा रहे हो, ये क्या हो रहा है, इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे? तो देयर इज समथिंग मोर देन मीट द आई। और वो मैंने जो बात यानी आपसे कल भी की थी कि पीछे क्या हो रहा है, वो सियासी जमातें भी देखना चाहती हैं। नजर सही नहीं आ रहा, नजर सही नहीं आ रहा। नजर जो आ रहा है वो ये है कि अवाम की हालत बुरी हो रही है। और एक और बात आपको फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं ये बता दूं कि दुनिया में इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, वो सारे के सारे बशमूल अमेरिका ने तो खुल के कह दिया है कि जी इलेक्शन कराएं, डेट दें। यानी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट इधर आए, कोई सॉवरेन गारंटी कोई चीज होती है। आप किससे बात कर रहे हैं? केयर टेकर से आप कौन सा एग्रीमेंट करेंगे? किस तरीके का कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे? क्योंकि उन मुल्कों को पता है कि थोड़ी देर बाद इन्होंने टाटा बाय बाय करके चले जाना है और आने वाली हुकूमत कहेगी कि जी वो तो केयर टेकर्स ने किया था। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है, ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। वाह, बड़ा आपने ये गहरा शेर पढ़ा है जो कि इस वक्त करंट मसाइल जो चल रहे हैं उसका अहाता करता है। जलाल साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया है नजमुल साकिब साहब ने कि इलेक्शंस के लिए सियासतदान और सियासी जमातें ही मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही, जो कि बात बात पर सड़कों पर निकल आते थे, हुकूमतें गिराने की बातें करते थे, आवाम के मसाइल का हल पेश करने की बातें करते थे, मसाइल हल करने की बातें करते थे। वो इस वक्त मंजर से गायब हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? क्या मईशत का बोझ है, आवाम के मसाइल का बोझ है जो कि उठाने को इस वक्त कोई भी तैयार नहीं है? बिल्कुल जी, नजमुल साकिब साहब की बात और राव खालिद साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर तजिया किया है। असल में इस वक्त आप देखें कि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसके जो वारकात हैं वो आप थोड़ा सा अगर माजी में जाएं तो वहाँ से लेकर अभी तक, वैसे तो कानून के तहत, आइन के तहत जब निगरान सेटअप आया है तो उसने तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है आइन का तकाजा था। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसके लिए तैयार ही नहीं था। वो पहले ही कुछ मसाइल में गिरा हुआ था, वो कुछ लोगों के पीछे लगा हुआ था, कुछ उसकी अपनी तरजीहात थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सका। हल्का बंदियों का जो रायशुमारी हुई, मरदमशुमारी हुई, उसके हवाले से उसने हल्का बंदियों का काम करना था। इलेक्शन कमीशन का अमला जो है उसके हवाले से उन्होंने कुछ और तरजीहात बना ली अपनी। अभी जब निगरान वजीर आज़म आए हैं तो आपको पता है कि निगरान वजीर आज़म भी आ गए हैं, तो इस हवाले से निगरान वजीर आज़म की पहली तरजीह जो है वो इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख लेना था। ठीक है, उनका मैंडेट ही यही है कि वो इलेक्शन की डेट लें। बाकी रह की बात सियासी जमातों, तो सियासी जमातें जो हैं वो
यकीनी तौर पे पाकिस्तान की एक बड़ी तारीख है, और पाकिस्तान के अगर आप गुज़श्ता जो हालात हैं इस इलेक्शन के हवाले से देखें तो ये जमातें जितनी भी हैं वो अपने लिए एक फ्रूटफुल जो है ना वो माहौल चाहती हैं कि हमारे लिए बड़ा साजगार माहौल हो, इलेक्शन के हवाले से अवाम के पास जाएं, अवाम हमें खुश आमदीद कहें। ये माहौल और हम बनेगा वोट लेके आगे। कैसे जलाल साहब, कौन बनाएगा ये माहौल? ये सियासतदानों का ही काम है, हुकूमतों का ही काम है ये माहौल बनाना। वो किसका वेट करें, कौन माहौल बनाएगा? जी रामीन साहिबा, मैं इस हवाले से इंशाल्लाह पूरा उम्मीद हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जो काम है वो 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का और हतमी जो उसकी इशात को मुकम्मल करने की बात की है। तो मुझे तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है, अब जो माजी में हो चुका है उसके ऊपर तो हम क्या बात करें। जाहिर है इसमें सारे ही जिम्मेदार हैं, किसी से थोड़ी गलती हुई है, किसी से ज्यादा गलती हुई है, गलतियां सबसे हुई हैं जिसकी वजह से आज ये हालात बने हैं। वरना तो देखें आपके अगर इलेक्शन का वो टाइम है 5 साल में, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, एक हुकूमत चलती रहती है, अगर उस दौरान में कोई दरमियान में कोई चेंजिंग आ जाती है वज़ीर आज़म की तो फिर भी हालात जो है ना वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अब मैं इस हवाले से पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल फरवरी में इलेक्शन जो है वो मेरा अपना ये ज़ाती तज़िया है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन मुल्क की ज़रूरत है। ये नहीं है कि इलेक्शन जो है ना वो किसी के ऊपर आसान करना है। इलेक्शन जो है ये मुल्क की ज़रूरत है और मुल्क के अंदर जो मौजूदा हालात हैं इससे निकलने के लिए वाहिद रास्ता जो है इलेक्शन है। इसमें अगर नून लीग जो है वो राय फरार अख्तियार करती है। जलाल साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन तो है लेकिन टाइमली इलेक्शन भी ज़रूरी है? फरवरी के लिए आप उम्मीद तो हैं, लेकिन फरवरी स्टिल बियॉन्ड 90 डेज ना? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि जो एक वायलेशन उन्होंने पहले आइन की कर दी है, अब देखें सुप्रीम कोर्ट से एक आया था कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। अब वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी जो है केयर टेकर जो सेटअप आया है इसमें भी यही था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किए। अभी इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन अनाउंस करेगा तो उसके लिए भी जाहिर है जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में वो कोई डेट अगर अनाउंस करेगा तो उसके लिए मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि सियासी पार्टियों को चारों न चार जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे उसमें उनकी कैंपेन किस तरह जाती है, अवाम उनको क्या उसके हवाले से रिस्पांस देते हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ तो बिलाहर जाना ही पड़ेगा। तो जलाल साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेंशन कर सकती है अगर 90 डेज से आगे जाते हैं मामला? क्योंकि हमने ये देखा कि जब इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद की केपी और पंजाब असम्बली के इलेक्शंस पर जो आया था फैसला, तो उसमें ये वाजे किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 90 दिन से आगे नहीं लेके जा सकता इलेक्शन कमीशन, और अगर लेकर जाना है किसी वजह से तो पहले हमसे आके कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको लगता है इंटरवेंशन देख रहे हैं आप होती हुई? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की इसमें मुदाखलत होगी और वो मैं उससे बात करेंगे, उसको बुला सकते हैं, वो उससे कह सकते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन जरूरी है और अगर कोई किसी वजह से इलेक्शन लेट हो गए हैं तो उसमें भी आपको मेक श्योर करना चाहिए कि इलेक्शन जो है ये 2-3 माह से आगे ना जाएं। ये अगर इलेक्शन फर्ज करें जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर वक्ती तौर पे ये मामला नहीं होता है, अगर ये सेटल नहीं होता है इलेक्शन का, तो फिर यूँ समझ लें कि इलेक्शन जो है वो मजीद आगे चले जाएंगे और निगरान जो है वो अपनी निगरानी में जो भी करते हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ठीक है। राव खालिद साहब, इस वक्त किसकी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं मेनली वक्त पर इलेक्शन कराने के हवाले से, जिसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिससे हम उम्मीदें बांध सकते हैं कि भाई ये आके जो है ना वो इलेक्शन 90 डेज में इंश्योर करेंगे? देखिए, अभी इस सूरत हाल में तो 3 उसके हैं कह ले के जगह जहाँ से ये हो सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑलरेडी कह चुकी है, सदर साहब भी ऑलरेडी कह चुके हैं, अभी वो तारीख दे सकते हैं। तीसरा है इलेक्शन कमीशन, और आप देख रहे हैं कि रुकावट सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रही है और इलेक्शन कमीशन अहकामात की पाबंदी कर रहा है। वो सदर साहब के मिलने से इनकारी है। सदर कहता है मिले, बैठ कर तारीख तय करें। कोई भी आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ होनी चाहिए वो उसको करने से इनकारी है। तो वो इस तरह से क्यों कर रहा है? लेकिन असल मसला ये है, देखें जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इस वक्त, ये फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आएगी अल्टीमेटली, अगर ये लिंगर ऑन होती हैं चीज़ें। उसके बाद जो आपकी इकनॉमिक सिचुएशन है, वो जो चेयरमैन PTI बहुत अरसे से प्रोडिक्ट कर रहे थे, जाने से भी पहले प्रोडिक्ट कर रहे थे, मैं बंदे भेजता था कि जी टेल स्पिन में चली जाएगी इकॉनमी, तो हम उस जगह पर तकरीबन पहुँच चुके हैं। तो अगर आपकी इकनॉमिक सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती है
तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो आपको फोर्स करेगा कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनली, कल नजम साकिब साहब ने भी उस पर बात की, आज भी की अमेरिका के हवाले से, जितने आपके दोस्त ममालिक हैं वो ये तो शायद ना कह रहे हो कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन करा दें, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि खुदा के लिए मुल्क के हालात ठीक करें, सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, उसके बगैर हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तो वो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो बिगड़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन पे ही होगी, क्योंकि वो इस मामले में अब ताक़ीद से काम ले रहा है, लेकिन किसी हद तक साबका हुकूमत और केयर टेकर गवर्नमेंट पे भी जाएगी। लेकिन एक जो है कि एक वो क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है, यहाँ लोग उम्मीद पे बैठे हैं कि शायद कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाए तो हम फरवरी तक ले जाएं, इलेक्शन ज़्यादा आ जाए तो शायद हम साल और लटका लें इसको। मेरा ख्याल है इस खाम ख्याली में किसी को नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन ही सबसे बड़ा सलूशन है, और सियासी इस्तेहकाम ही आपको उस जगह पे खड़ा कर सकता है जहाँ आप लोगों को कह सकते हैं कि हाँ जी अब पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट है और स्टेबल गवर्नमेंट है, तो आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ सिर्फ खाम ख्याली है, आप जितना मर्जी सोचते रहे, सोचने से कुछ नहीं होगा। ना ये लैपटॉप प्रेजेंटेशन से मामला ठीक होंगे कि जी इस तरह से इकॉनमी इधर चली जाएगी, आईटी में इतने बिलियन आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में इतने आ जाएंगे और हम एक्सपोर्ट वहाँ ले जाएंगे, वो गौर साहब जो करते रहते हैं बैठ के। तो ये सारी बातें करने की हकीकतन जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप टेल स्पिन में जाने वाले हैं तकरीबन आपकी इकॉनमी जो है। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा अगले जब सितंबर के बिल अक्टूबर में आएंगे बिजली के, और पेट्रोलियम प्राइसेस जब 15 सितंबर को जो बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम करने का फैसला कर लिया इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, रूस और सऊदी अरब में खास तौर पे जो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या एग्जैक्टली अच्छा डॉलर देखें आप, डॉलर की पैरिटी जो आप IMF से एग्री किया हुआ है ओपन मार्केट में से 325 या 330 का जा रहा है। वो कहते हैं कि ओपन मार्केट और बैंक में 1.25 या 1.50 का फ़र्क होना चाहिए। अब क्या करेंगे आप? क्या मंडे को उसको बैंक का जो रेट है उसको 322 में लेके जाएंगे? तो उसके बाद आप देख ले आपके कहाँ फिर आप जब एलसीज खोलेंगे या बाकी जो काम करेंगे तो क्या यहाँ उधम मचेगा। आपने इंपोर्ट कर दिया, अभी बहुत सी चीज़ों की करनी है, चीनी भी शायद इंपोर्ट करनी है, गंदम भी इंपोर्ट करनी है, तो वो तो फिर अभी तो 200 रुपये किलो पे गया, तो फिर पता नहीं शायद 400 रुपये 500 रुपये किलो पे चला जाए आटा। नहीं, बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। नजमो साकिब साहब, अब अगर इलेक्शंस की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको क्या लगता है कानून किस मौक़िफ़ को ज़्यादा एम्पावर करता है? 90 दिन को करता है, हल्का बंदियों की बात कराने को करता है? मैं बैरिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि आर्टिकल 51 में हल्का बंदियों की शर्त नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में ताख़ीर का ये जवाज़ बेबुनियादी। मैटर अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, किस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी और फिर पकड़ में कौन आएगा? अगर तो रामीन इस बात का फैसला आज हो जाए तो मसला ही क्यों ना ख़त्म हो जाए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो बात कर रहे हैं 17(2) की, अपने इलेक्शन कमीशन एक्ट की, जिसके तहत ये है कि जी हल्का बंदियाँ कराएंगे जब भी कोई नया सेंसस या रायशुमारी होगी। वो इस पे बेस करके तो वो सारे का सारा आइन आपका, वो जो आपका 224 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सुप्रीम कोर्ट की जो अहकामात हैं उनका, सदर साहब ने जो उनसे कहा है कि आके तय करें, उन सारी चीज़ों को उन्होंने पसे पुश्त डाल के तो एक आर्टिकल के ऊपर कहा है कि जी जब भी कोई नया सेंसस होगा, और डिजिटल सेंसस तो हुआ है, बात उनकी बनती है। कानून जो है ना, यहाँ पे एक आपको वजाहत बड़ी यानी करता चलूँ, हम्मुराबी से लेके जिसने पहला कानून बनाया था आज तक, उसमें एक छोटी सी खिड़की रखी जाती है किसी भी कानून में, और उसको हम प्रोवाइजो कहते हैं, प्रोवाइडेड ये और प्रोवाइडेड वो। अब इसका फैसला जिसने करना है वो तो सुप्रीम कोर्ट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जब बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट करती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट निहायत वजाहत के साथ ये कह रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, इतनी वजाहत से अगर किसी अबहाम के बगैर अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, और ये हल्का बंदियों वगैरह की ड्रामेबाजी जो है और ये जो सारा खिखेड़ इन्होंने शुरू की है, ये तो 10 दिन में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, अब 90 दिन में क्यों नहीं हो सकता? वही है। और राव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि समझ नहीं आती
कि इलेक्शन कमीशन, आप मुझे ये बताइए, इतने इलेक्शन पिछले हुए, कितने इलेक्शन पाकिस्तान ने देखे, कहीं पे आपने इलेक्शन कमीशन का जिक्र देखा कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है और इलेक्शन कमीशन वो कह रहा है? ये तो इंप्लीमेंट करने वाला एक इदारा है और इसको कहा जाता है जी अब आप इलेक्शन कराएं, फलां फलां जो है वो यानी हल्के बंदियां हो चुकी हैं, फलां फलां हो चुका है, फलां पोलिंग स्टेशन वगैरह, कौन वहां बैठेगा, कैसे होगा। इन्होंने तो ये करना होता है। 25-30 जो है वो प्रेस वाले आप बुला लेते हैं, उनसे कहते हैं, प्रेस वो जो छापते हैं कि जी आपने ये बैलेट पेपर छापने हैं। इलेक्शन कमीशन अचानक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हेड ऑफ स्टेट है ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर, अवाम की ख्वाहिशात के ऊपर, हर चीज के ऊपर वो बैठ के ये कह रहे हैं कि जी जब तक हम नहीं कहेंगे डेट नहीं देंगे। दूसरी तरफ सियासी पार्टियों को तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो समझने की जो चीज ये है, एक छोटा सा मामूली सा इदारा जो है वो इतना अहम हो गया है कि आपके पूरे पाकिस्तान का तमाम किस्म का मुस्तकबिल करीब भी और मुस्तकबिल बईद भी वो दाव पे लगा हुआ है और हम लोग सब तमाशा देख रहे हैं। तो करना यह है कि आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए इसका लफ्ज सुप्रीम जो है ना, इसको इसी का ही कोई लिहाज कर लीजिए, को पास रख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट है। यानी जब ये कह देगी, आप रिव्यू तो यानी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर वजाहत से रामीन ये कह रही है तो फिर मुबालगा किस चीज का है? इसका मतलब ये है कि कहीं पे कुछ और गेम है जो कि अभी तक मुझे और राव साहब को नहीं समझ आई, आ जाएगी समझ। बिल्कुल जी, यही फिगर आउट करने की हम कोशिश करें। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी। अब तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में बहरान सबके सामने है, जिसका बोझ आजकल आवाम भारी बिजली के बिलों की सूरत में उठा रही है। अब इस हवाले से सीनियर अमरीकी ओहदेदार एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात करने और काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इंतखाब करने की ज़रूरत है। फिर उनका ये भी कहना था कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात की एक तवील अरसे से ज़रूरत है और दरहकीकत ऐसे प्रोग्राम मौजूद हैं जो अनकरीब जो गरीब तरीन लोग हैं उन पर बोझ को कम करने में मदद करेंगी। फिर उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि कोई भी ज़्यादा बिल अदा करना पसंद नहीं करता, लेकिन साथ ही उन्होंने ख़बरदार किया है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान की पूरी मईशत मुश्किलात का शिकार रहेगी। राव खालिद साहब, क्यों नहीं कर सके अब अभी तक अपने पावर सेक्टर में इस्लाहात? देखिए, कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ भी आप कर लें। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, आइन और कानून में हर चीज़ मौजूद है, कोई इस्लाहात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मसला तो ये है बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा से इशू रहा है। पॉलिसी भी मौजूद, पॉलिसी बनाने से लेकर अमल दरामद कराने तक ये ऐसे मराहिल हैं जिसको हमने ना कभी सीरियसली लिया है। बना भी लें तो उसमें अमल दरामद नहीं करते। 1994 में हमने ये डोल डाला था इसका IPPs का, उसके बाद आप सूरत हाल देख लें। अमरीकी ख्वाहिशात अपनी जगह पे बड़े अच्छे अच्छे मशवरे वो देते हैं, लेकिन अगर हम उसको कर भी लेते हैं, गरीब आदमी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी हम ले आते हैं, हम एनर्जी मिक्स बेहतर कर लेते हैं, हमारे हाइडल पावर में कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। बहुत से डैम बन रहे हैं, बादशाह डैम, दासू डैम, मोहम्मद डैम, बहुत सी बिजली आपकी 10-12 हज़ार मेगावाट नई आपकी सिस्टम में आएगी वहाँ से। वो एनर्जी मिक्स ठीक भी हो जाए तो वो कैपेसिटी चार्जेस कहाँ जाएंगे? जो आपने ऑलरेडी 15-20 हज़ार मेगावाट जो है जिसकी आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है अगले 10-15-20 साल, जो भी है उसको करनी है आपने, वो कहाँ जाएंगे? अब तो जो हमने वो रिन्यूएबल एनर्जी जो लोगों ने सोलर पैनल लगा के हासिल की थी, वो भी चीखे मार रहे हैं। उनको भी ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं कि वो कहते हैं जी इससे बेहतर था हम जो 15-20 लाख हमने सोलर पे लगाया वो बिजली के बिलों में पे करते रहते, शायद हमारे 10-12 साल सुकून से गुजर जाते। तो बुनियादी तौर पर मसला ये असल में जो एक जो है ना मुल्क के हवाले से और कौम के हवाले से जो सोचना है वो सोच ही नापैद हो चुकी है। यहाँ पे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल जो एक सोच है वो तो ज़रूर मौजूद है और उसमें नेक नियति भी होगी, यकीनन होगी,
लेकिन एक नेशनल जो अप्रोच जो है जो रखना उसके लिए कि किस तरह से मामलात पूरे मुल्क के लिए बेहतर हो सकते हैं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगले 20 साल हमने क्या करना है, वो बिल्कुल ही ख़त्म है। डेली बेसिस पे हम सोचते हैं और बड़ा अच्छा सोचते हैं और हमें पता चलता है दूसरे दिन के नहीं वो कल हमने गलत सोचा था, तो आज हम फिर नए सिरे से सोचते हैं। तो ये हम वो जो बच्चे नहीं बैठे होते साहिल पे रेत के घरोंदे बनाते हैं, फिर गिरा देते हैं या उनके ऊपर से गुजर जाता है, कोई दूसरा बच्चा शरारत कर देता है, तो वो उस किस्म की हम खेल का शिकार हो चुके हैं बुनियादी तौर पर। दुनिया भर का तजर्बा हमारे सामने मौजूद है। बांग्लादेश में भी ये लगे हैं, इंडिया में लगे थे। इंडिया में एक बड़ा क्लासिकल केस है एनरॉन का, जिन्होंने महाराष्ट्र में लगाया था जी। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको कह ले कि वारा नहीं खाती थी स्टेट को, या उनको एतराज़ात थे कोई उन चीज़ों पे। वहाँ पे जो लोकल लोग थे, मकामी लोग थे, जो NGOs थी, सब ने मिल के उसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर भी और उसके एक्सेसिव जो चार्जेस पड़ रहे थे उसके ऊपर पूरा शोर बचाया। स्टेट ने सपोर्ट किया, स्टेट के कंसल्टेंट्स ने कहा कि जो ये बिजली हमें दे रहे हैं वो एक्सेस में है, हमें कैपेसिटी चार्जेस इसके देना पड़ेंगे, तो ये बहुत महंगी हमें पड़ेगी, हमें ये वारा नहीं खाता। अल्टीमेटली उनको रीनिगोशिएट करना पड़ा वो सारे मामला। तो वो अलग बात है कि एनरॉन बैंकरप्ट हो गई अमेरिका में, उसके मामला ऐसे हो गए, स्कैंडलाइज हो गया, तो वो सारा वो फारिग हो गए। लेकिन मसला ये है कि हमें कोई पहले सोच तो हम करें ना कि हमने सोच क्या करनी है और सोच हमारी किस तरह से बनती है। बड़ी मैं आपके हमारे अर्ली 90s में एक होते थे डेस्क पे हमारे दोस्त सीनियर थे बड़े, अच्छा, तो वो बड़ी अच्छी सुर्खी निकालते थे। तो अक्सर ये होता था कि वो सुबह आके कहते थे रिपोर्टर को कि यार बड़ी अच्छी सुर्खी राती ज़ेन चाहिए, इसके मुताबिक ज़रा खबर बना दे। अच्छा, तो हमारे हो ये रहा है बुनियादी तौर पे, हमने ये नहीं देखना कि खबर क्या है, खबर क्या है, फिर हम सुर्खी निकालें। हम एक सुर्खी लेके फिर रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे जी, हम फलां जगह पे एक्सप्लोरिंग करेंगे और तांबा सोने से हम तब्दील कर लेंगे, फिर हम इधर $20 बिलियन हमारी IT में आ रही है और इतनी एक्सपोर्ट पे आ रही है इतने, तो हम ज़बरदस्त हम कहते हैं जी सुर्खी तो बनी हुई है, अब इस पर खबर बनाएं ज़रा बैठ के। तो ऐसे कैसे बनेगी? आपकी बुनियादी ठीक नहीं है, आप असल बात सोच ही नहीं रहे, आप सही सिमत चल ही नहीं रहे। आप पहले सिमत तो दुरुस्त करें। आपके मुल्क का पोटेंशियल क्या है? आपके मुल्क का पोटेंशियल एग्रीकल्चर है, ठीक है, आपके मुल्क का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आपका टेक्सटाइल में, आपका स्पोर्ट्स में है, आपके जो जराही के आलात हैं उसमें है, उसके ऊपर आपने कितना काम किया है, आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ वहाँ पे कितना काम किया गया, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने यकीन किया है। कपास की किस्में नई दरियाफ्त करने में हमने कितना काम किया है, चावल की अकसाम के बारे में कितना किया। इंडिया का चावल रिजेक्ट हो चुका दुनिया में, जो हमारा चावल ले लेके अपनी स्टैंप पे लगा के बेचते थे किसी ज़माने, उन्होंने बहुत कमाया, उसके बाद अपना चावल, उनका चावल रिजेक्ट हो चुका इंटरनेशनली। हमारा बेहतरीन चावल होता है और बहुत अच्छा ग्रोइंग एरिया, हम वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए जा रहे हैं उस इलाके में। हम सोचते ही नहीं, हम सही सिमत में जब हम सोचना शुरू करेंगे और कौमी सोच के साथ, ये नहीं है कि इस पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, किसको इंडिविजुअल का फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। एक कौमी सोच के साथ जब IPPs के साथ आप बैठेंगे, उनको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए IPPs को कि पाकिस्तान के मामलात ठीक चलेंगे, इकॉनमी ठीक चलेगी, कंज्यूमर के पास जेब में पैसे होंगे तो वो आपके बिल पे करेगा। इसलिए इस किस्म का सिस्टम तैयार करें, इस किस्म की प्राइसेस रखें, इस किस्म के टैरिफ्स रखें, इस तरह की निगोशिएशंस उनके साथ गवर्नमेंट करे जिससे सबका फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन हो सबके लिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ अपने पाव भर गोश्त के लिए हर कोई गाय के गर्दन पे छुरी फेरने को तैयार बैठा है और फेरते हैं लोग। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारे प्राइवेट सेक्टर इनफरादी तौर पे हम लोग बहुत अमीर हैं। आप सड़कों में निकले, गाड़ियाँ देखें, होटल देखें, लोगों की शॉपिंग देखें, लोगों की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग देखें, लोगों के घर देखें, उससे आपको पता चलता है कि बहुत अमीर मुल्क है ये। लेकिन जब आप स्टेट को देखते हैं आपको लगता है कि कोई कच्ची आबादी के बाशिंदे हैं स्टेट वाले, और वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इसकी वजूहात पकड़ते हैं किसी दिन डिस्कशन। नजमुल साकिब साहब, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो पावर सेक्टर है उसमें क्या क्या खामियां मौजूद हैं और किस तरीके से उसको दूर किया जा सकता है, आवाम जो मुश्किलात भुगत रही हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है, पावर सेक्टर के हवाले से अगर आप एनालिसिस कर सकें। मैं बिल्कुल करता हूं जी, पावर सेक्टर के हवाले से और रिफॉर्म के हवाले से। पहले तो मैं ये जो आपने कहा है ना कि कोई अमेरिका से कोई खातून हैं जी और उन्होंने कहा है कि जी एनर्जी सेक्टर जो है वो, तो मुझे ये बताइएगा कि पिछले कोई तकरीबन 70 साल से कभी कोई खुशी की खबर भी अमेरिका से आई है? कोई ऐसी खबर आई है कि जिसकी वजह से वाक़अतन पाकिस्तान की
मईशत पे या उसकी सियासियात पे कोई असर पड़ा हो, जब भी आती है कोई बुरी खबर ही आती है। ये खबर भी मुझे जो ये अच्छी खबर बताइए, है वो पाकिस्तान के अंदर से आनी चाहिए। हम अमेरिका का क्यों वेट करते हैं कि वो हमें कोई अच्छी खबर आके सुना? हमें खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए अच्छी खबरें, अच्छे मुआशी। मैं इसी तरफ रामीन, इसी तरफ मैं आ रहा हूँ, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि हमारी शायद सुर्खियां बनती हैं कि अमेरिका के फलाने बंदे ने जो है वो ये कह दिया, तो फिर हम भाई वो कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि हमने क्या करना है? वो इसलिए बोलते हैं कि हमें खुद नहीं पता। अगर पता है तो करते नहीं हैं, करते हैं तो अपने मफाद के लिए करते हैं। रियासत पाकिस्तान की कभी आज तक किसी ने सोचा है, किसी ने देखा है कि ये 241 मिलियन ये जो लोग हैं इनका असल में मुल्क इनका है? हम बातें कर रहे हैं जी पीपीपी है और पीएमएलएन है और फलानी जमातें हैं और इलेक्शन होने चाहिए और फलाना। उसमें मुझे कहीं बता दीजिए कि अवाम की फलाह बहबूद का आप नोट कीजिए कि पिछले काफी अरसे से एनर्जी सेक्टर का तो पूरी दुनिया को पता है। मुझे सबसे पहले बताइए हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, मुझे बताइए एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। आपने एक फैसला किया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके भी सिलेबस चेंज होंगे और आपके जो नॉर्मल स्कूल हैं, क्या हुआ उसके बाद? आप टैक्स की बात करते हैं, ताजिर सारे इकट्ठे हो गए कि जी हमने नहीं देना वरना हम दुकानें बंद कर देंगे। आपने वो अपना यानी वापस ले लिया जो 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 यानी आपने ऑर्डर दिया था। सवाल यहां पे ये है कि किसको नहीं पता कि 1994 से लेके 2015 तक ये आईपीपीज के एग्रीमेंट्स हुए हैं। किसको नहीं पता कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो बाद में पता लगा कि जी उन्होंने अपने कपड़े तब्दील किए हैं और अब वो लोकल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। अब ये जो आपने यानी कैपेसिटी पेमेंट की बात राव साहब ने की है, इसमें तो हम फंसे हुए हैं, इसको तो हमने करना है। अब सवाल ये है कि अगर मैं अपने घर को खुद तोड़ रहा हूं, मैंने खुद ये फैसला, और जाहिर है उसमें मेरा कोई मफाद होगा तभी तो मैंने ये किया, वरना इस तरह के तो इकोनॉमिक्स का जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है उसके सामने रखें ये आईपीपीज जी, वो आपको बताएगा जी ये क्या आपके, ये तो खुदकुशी है। वो खुदकुशी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब केयरटेकर्स की तरफ आ जाते हैं। बिजली के बिलों का 3 दिन तक हम देखते हैं मतवातर, वो एक लतीफा है ना दौड़ भज करने वाला कि दौड़ भज बड़ी कीती है। जी, जी, जी। 3 दिन उन्होंने दौड़ भज की और नतीजा क्या निकला? इट्स अ नॉन इश्यू। अच्छा, ये इशू ही नहीं है। आईएमएफ की बात, आईएमएफ पे वो कहते हैं जी कि ये जो है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगी, एज इफ के जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए थे आईपीपीज के साथ या आईएमएफ के साथ, क्या वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं थी? ये ब्लेम गेम चलती रहेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बादशाह सलामत ने देखा कि महल के आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो शोरो गोगा कर रहे हैं और उन्होंने वावेला मचाया हुआ है। तो एक शहजादी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी कि बाहर लोग हैं, वो कहते हैं कि ब्रेड नहीं है हमारे पास, रोटी नहीं है। तो शहजादी कहती है ये लोग केक क्यों नहीं खा लेते? हमारा मसला ये है कि हम ऊपर बैठ के हमें पता ही नहीं है सही बात कि किन किन घरों में एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका है और हम बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। यकीन कर लीजिए रामीन, अगर तकरीरों से कश्मीर जीतना होता ना तो नजमू साकिब से अच्छी तकरीर यूनाइटेड नेशन में आज तक किसी ने की नहीं है। तकरीरों से नहीं होता, सही बात है। ये आपने अमल से करना, अमल से जिंदगी भी बनती है। अच्छा, अब आते हैं बॉटम लाइन पे, इस पे रिफॉर्म्स की बात है। रिफॉर्म्स तो एग्रीकल्चर में भी चाहिए हमें। रिफॉर्म्स हमें किस शोबे में नहीं चाहिए? और ये जो उधर से खबर आपने अमेरिका की बताई है ना कि उन्होंने कहा है कि जी एनर्जी में रिफॉर्म्स करें, उसके पीछे मैं आपको बताता हूं राज क्या है। अच्छा, क्या? वहां की कुछ कंपनियां चाहती हैं कि यहां पे आके काम करें। अच्छा, वो तो बिजनेस का देखते हैं, उनको पाकिस्तान की पड़ी हुई है। इधर 20 साल आप अफगानिस्तान में रह के आपने जो है वो इस पूरे इलाके का सत्यानाश मार दिया। आप चले गए, उसके बाद जब रूस आया था उस वक्त भी वापस चले गए। सारे कुछ जो है वो तमाम दहशतगर्द हमारे यानी पल्ले डाल के, हमारी आपको फिक्र नहीं है, आपको अपने बिजनेस की फिक्र है। और दूसरी फिक्र आपको यह है कि चूंकि आपका जो स्टेटस है सुपर पावर का वो इस वक्त थ्रेटेंड है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो चाइना की राइज हो, चाहे कुछ भी हो, आपने चौधरी बनना है। तो मुझे तो अपने पाकिस्तान का देखना है और पाकिस्तान के लिए सबसे पहले आपने इलेक्शन कराएं, एक हुकूमत आए और वो चीजों को जो बचे हैं संग समेट लो। वो इस वक्त समेटे और देखे कि मुस्तकबिल करीब में
कौन कौन से रिलीफ दिए जा सकते इस अवाम को जिसके आहनी है वो जकड़े हुए, यकीन कीजिए। और इस वक्त जो आलम आ रहा है आने वाला, उसकी तरफ भी इशारा यानी बहुत सारे लोगों ने करा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, और खामोशी के बाद कहीं तूफ़ान नज़र उठा रहा हो। जलाल साहब ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने हमसाय ममालिक को देख लें कि वहाँ पर एनर्जी सेक्टर की क्या सूरत हाल है और यहाँ पर क्या हाल है। आपको क्या लगता है मसला कॉम्पिटेंस का है या फिर विल ही नहीं थी कभी किसी हुक्मरान की? मैं यहाँ पे एक आपको शेर सुनाना चाहता हूँ कि महल के बाहर एक शोर है क़यामत का, महल के बाहर एक शोर है क़यामत का, सुना है मेरे शहर को ऊंचा सुनाई देता है। बात यह है कि हमारे मुल्क में उस वक्त तक हालात ठीक नहीं होते, चाहे तवानाई का सेक्टर हो, चाहे माशी सूरत हाल हो, चाहे सियासी सूरत हाल हो, जब तक ये माज़राई का तूफान जो है ये मुल्क से नहीं रुकेगा तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि तवानाई के बहरान की मैं आपको बात बताऊँ कि हम आज़ाद कश्मीर से 4000 से ज़्यादा मेगावाट जो है बिजली यहाँ से पैदा होके जाती है नेशनल ग्रिड में, और हमारी आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत जो है वो सिर्फ जो है ना 400 मेगावाट। अच्छी बात तो ये है कि वो मैंने शेर में इस तरफ इशारा किया है कि जब अमीर शहर उसका काम है कि लोगों की दाद रसी करना, लोगों की बात सुनना, लोगों की दिलजोई करना कि हम लोग जो है वो करेंगे आपके लिए। अभी पिछले दिनों की बात है कि जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बात की तो उसने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा जी कि बहुत मुफ्त मिल सकती है लेकिन बिजली मुफ्त नहीं हो सकती। बात यह है कि कोई भी शहरी जो है वो स्टेट के खिलाफ नहीं है, और हम लोग जो है वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात अच्छे हों, एनर्जी सेक्टर में मुल्क जो है वो आगे जाए। लेकिन उसकी वजह यह है कि जब हम सियासी तौर पे माज़ाराई के उस शिकंजे में हम जकड़ चुके हैं कि जिसमें अगर एक हुकूमत जो है वो पावर सेक्टर के ऊपर काम करती है तो दूसरी हुकूमत जो आती है तो उसके मनसूबे बंद कर देती है और फिर वो जो काम है वो उधर ही अधूरा रह जाएगा। अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है वो जब मंगला डैम अप्रेज हुआ जनरल मुशर्रफ के दौर तो उस वक्त एक मनसूबा बना के हमने पुल बनाना है यहाँ। अभी मैं आपको बताऊं कि अलमिया तौर क्या है कि 14 अरब से ज्यादा है वो उसके ऊपर लागत आ चुकी है और 2-3 अरब विजिट लगना तो वो पुल जो है वो आवाम के लिए सहूलत बनेगा, लेकिन वो पुल अभी तक पिछले 14 साल से वो नामुकम्मल है। अब ये सूरत हाल है कि जब आप पावर सेक्टर में भी अगर कोई हुकूमत काम करती है, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुआ, मियां शहबाज शरीफ ने भी कुछ 1.5 साल के अरसे में जो भी है कुछ काम किया, लेकिन अभी ये काम तसलसल तो उस वक्त बरकरार रहता है जब नई आने वाली हुकूमत जो है वो भी बिल्कुल काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं भी है, अगर जो असर है गवर्नमेंट जो आगे आ रही है वो तसलसल कायम रखे, अपनी सियासत ना खेले, आवाम को मुश्किलात का शिकार ना करे, तो यही कुछ सूरत हाल बेहतर कर सकती है। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त भारत के ज़ेरे असर मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों पर जिस किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको डरा धमका कर उनकी ज़ुबान बंदी की कोशिश की जा रही है। इस पर एक भारतीय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने BBC के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका उन्वान ये है कि कोई भी खबर आपकी आखिरी खबर हो सकती है, कश्मीर प्रेस पर इंडिया का क्रैकडाउन। अब इस रिपोर्ट में मीडिया को धमकाने और ख़ामोश कराने की एक मज़मूम और मुनज़्ज़म मुहिम की तफसील बयान की गई है। फिर ये रिपोर्ट पढ़कर हमें ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त के तकाज़ों को किस तरह रौंदा जा रहा है। इस रिपोर्ट में कश्मीरी सहाफ़ियों का मौक़िफ़ भी शामिल किया गया है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भारतीय हुकूमत न सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीकों और अस्करियत पसंद गिरोहों से मुतालिक रिपोर्टिंग को बंद करने की कोशिश कर रही है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतज़ामिया के हवाले से कोई भी तनकीदी कवरेज, यहाँ तक कि रोज़मर्रा के शहरी मसाइल जो हैं उन पर भी रिपोर्टिंग बंद करने की कोशिश की जा रही है। फिर पुलिस सहाफ़ियों को तलब करती है, खबर के ऊपर उनसे पूछगछ करती है, उनको हरासा किया जाता है। ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं। राव खालिद साहब, जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, इंसानी हुकूक की बात करने वाले सहाफ़ियों की ही गर्दन पर सबसे पहले पाँव रखा जाता है। क्या कहेंगे इस बदतरीन सेंसरशिप पर जो भारत में इस वक्त हो रही है? देखिए, आज से तो हो नहीं रहा। अगस्त 2019 से जब से वहाँ पे ये इन्होंने वो 370 आर्टिकल का किया काम, उसके बाद से ये सूरत हाल वहाँ पे है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है
उसका 19 जो आर्टिकल 19 है वो पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो उसका जिसके सब सिग्नेटरी हैं, तमाम ममालिक जितने महज़ब मुल्क हैं वो सारे उसके सिग्नेटरी हैं, जिसके मुताबिक तहरीर व तकरीर की आज़ादी जो है वो इंश्योर की जाएगी और कोई उसको रोका नहीं जाएगा किसी तरीके से, जिसमें इंटरनेट की एक्सेस भी शामिल है, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी शामिल है। और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो अब तो पूरे भारत में ही तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल है। वहाँ पे जो कह लें कि विजिलेंटे जो हैं अपना बीजेपी के, वो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से उद्यम मचाया हुआ और कोई पूछने वाला नहीं है उनको हर तरीके से, चाहे कोई ना कोई जर्नलिस्ट महफूज है, ना कोई स्टूडेंट महफूज है, ना कोई और अभी लेटेस्ट था एक कोई बस कंडक्टर था, उस बेचारे ने बस रोक ली नमाज़ पढ़ाने के लिए कहीं पे, तो उस पर हमला हो गया कि जी आपने क्यों नमाज के लिए रोकी। तो वो यदि कोई टॉलरेंस ज़ीरो पे चली गई है वहाँ पे। और मोदी के बारे में जो हमारे चेयरमैन पीटीआई ने उसे ही उनको नाम दिया था हिटलर का, और वो उसको जो नाज़ी जर्मनी के हवाले से जो आरएसएस का उन्होंने कंपैरिजन दिया था वो बिल्कुल 100% करेक्ट उस तरह से साबित हो रहा है। अब वहाँ पे आप देखें, एक तो गैर मुल्की सहाफ़ियों का दाखिला ही ममनू है वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे दाखिले हो सकते हैं, मकामी अखबार और सहाफ़ी सख्त जबर का शिकार है, और महबूबा मुफ्ती के बकौल ख्यालात पर तक पाबंदी लगा दी गई है। सोशल मीडिया के हवाले से ही है, जितने सरकारी मुलाजमीन सबके कहा है सोशल अकाउंट के अपने डिटेल शेयर करें, थोड़ा सा भी जहाँ शक होता है उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक बैंक में ये इस तरह से हो चुका है। तो इस किस्म के मामला है, और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में या हमारे जैसे किसी मुल्क में कुछ छोटी सी बात हो जाए प्रेस के हवाले से, तहरीर व तकरीर की आज़ादी के हवाले से, तो सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की टूट पड़ती हैं और रिपोर्टें आनी शुरू हो जाती हैं। इंडिया में इतने अरसे से हो रहा है, कोई कुसक नहीं रहा, कोई इंटरनेशनल हमें नज़र नहीं आता। उसका छोटा मोटे ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेटली को अपने ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए कर रही हूँ, रिपोर्ट्स कर रही हूँ, जैसे BBC ने कर दिया, ऑफ एंड ऑन, ये इस किस्म की होती हैं। हमारे यहाँ होता आप देखते कि हर रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह से चीन में मुसलमानों के हवाले से छोटा मोटा जो इशू हुआ, उसके बाद से आप देखें कैसे मीडिया बिफर गया एकदम से और उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया। तो ये इंडिया में तो पिछले 5 साल से हो रहा है। चलिए यही सवाल मैं लेकर जाना चाहती हूँ नजमू साकिब साहब की तरफ। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, अपनी कमेंट शॉर्ट रखिएगा। नजमू साकिब साहब, सारे ह्यूमन राइट्स वॉच के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो वो शोर मचाते हैं, इंडिया को कोई पूछने वाला नहीं, इसकी क्या वजह है? शॉर्ट कमेंट रखिएगा। कश्मीर वाला का एडिटर था, उसका नाम था फहद शाह जी, वो बंद कर दिया गया है। शुजात बुखारी था एक इंडियन हेड कश्मीर में, उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद आसिफ सुल्तान साहब हैं, वो 3 साल से कैद हैं। उनका कसूर ये है कि पुलवामा पे उन्होंने एक स्टोरी कर दी। प्रेस क्लब का आपने बता दिया है। अब सवाल यहाँ ये है कि उस पर प्रेस क्लब पे अगर आपने ताला लगा दिया है, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान में प्रेस का हिसाब किताब देखिए, वो सीधा सीधा सा 2 लफ्ज़ बताऊंगा, वो मोदी मीडिया है, बात ख़त्म। जहाँ तक इलीगली ऑक्यूपाइड यानी जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक है, मैंने आपको कुछ हवाले दिए हैं जिससे ये पता लगेगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त सहाफ़त की वहाँ पे। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, अब देख लीजिए, इजराइल के किसी एक शख्स के माथे पे कोई रोड़ा किसी फ़लस्तीनी का लगा, देखिए कैसे रिपोर्ट आती है, सारे भर जाएंगे। अब ये है कि यहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान को ये करना है कि ये सारी बातें जो हैं ये बताता रहे। बाय द वे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 जो हो रही है उसमें बताया है कि ये सूरत हाल यहाँ पे है, तो वो आप आ रहे हैं समिट करने के लिए, जरा ध्यान रखिएगा, जरा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देख। बिल्कुल जी, ये बड़ा जरूरी है इस पे आवाज उठाना। जलाल साहब, आपकी राय? देखिए जी, कश्मीर के हवाले से मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। और वैसे तो कश्मीरी शुरू दिन से ही मजलूम है। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें मंजूर की, तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का भारत ने ये हाल किया और उसने उसके ऊपर अमल दरामद करने की बजाय, भारत की जो जमहूरियत है वो तो नाम नेहाद जमहूरियत है, वहाँ तो लोगों के हकूक़ भी कुछ नहीं है। कश्मीर में जो भारत कर रहा है सहाफ़त जो है उसका तो गला दबा के रख दिया गया है। जिस तरह शुजात बुखारी साहब का कत्ल किया गया, आसिफ सलमान साहब को गायब किया गया, इस तरह से बेशुमार हमारे सहाफ़ी हैं जो गायब हैं।
और उनको ये थ्रेट दी जाती है कि आपकी जो खबर है वो जिंदगी की आखिरी खबर साबित होगी। बिल्कुल। तो अब ये सूरत हाल हो तो उसके ऊपर खामोश है और दुनिया, बिल्कुल मैं ऐसी समझता बड़ी हूँ ये अलमिया तशवीशनाक है। सूरत से भी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल या तशवीशनाक बात यह है कि आलमी बरादरी इस पर खामोश है जब भी बात होती है इंडिया की। नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।